हाँ जी भाई, गुड इवनिंग। जी प्रणाम। गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत? एक मिनट है ना। यस, क्लास स्टार्ट कर दें? किसी को कुछ पूछना है? वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट कर दें? हाँ जी, बिल्कुल पूछ लो। जी। 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 कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, डायरेक्ट लिखने वालों का जो भी मतलब जो लॉ लिखते हैं, उनकी एक आदत है, वो कभी भी लैंग्वेज को सेम नहीं रहने देते। उनकी हमेशा आदत है, वरना अगर चाहे तो इजीली कर सकते हैं ना ये, पर जस्ट भाई अलग लगना चाहिए इसलिए लिखते हैं। भाई नॉर्मल आप एक कोई भी अगर अगर मान लो आप लोग लॉ पढ़ रहे हो, मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को भी ये दिक्कत आ रही है, मुझे भी आ रही है, तो अगर अपने नॉर्मल बात करें तो एक कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मा फॉलो कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा कर लो यार, एप्लीकेशन में सभी में 7 दिन या 10 दिन कर दो, बंदे के अपीयर होने के लिए सभी में 30 दिन, बिल्कुल सिंपल सिस्टम हो जाएगा। पर सिंपल होता तो फिर वही बात है, आप लॉ हमसे थोड़ी पढ़ते, खुद ही पढ़ लेते। इतनी सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं ऐसी बनाने के लिए आपको कोई भी लॉजिक बना दूं, अलग बात है, पर कोई लॉजिक नहीं है। इनका जैसा मन करता है ये वैसा लिख देते हैं, और कुछ नहीं है। 500 किलोमीटर क्यों लिखा, 5000 क्यों नहीं लिखा, 200 क्यों नहीं लिखा, 300, कुछ भी यार, पर कोई लॉजिक नहीं है। इनका जैसा मन करता है वैसा लिख देते हैं। डाटा के मामले में इनकी कोई इनकी इच्छा होती है, जो मन करता है वो लिख देते हैं। अब सोच के देखो, डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन 2 दिन में सर्व होनी चाहिए, लिखा हुआ है ऐसा, है ना? तो काफी पुरानी बात हो गई अब तो। जब मैं पहला इंटरव्यू देने जा रहा था, नहीं मेंस लिखने जा रहा था, मेंस, तो हमारे साथ जो थे एक सिटिंग जज थे वो, तो वैसी बात भाई रिवाइज करते जा रहे थे, तो वैसी बात चली, तो भाई मैं था, एक और थे, उनकी वाइफ थे, तो ऐसी बात चल पड़ी, तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया भाई डीवी में एप्लीकेशन कितने समय में डल सकती है, तो मैंने कहा 2 दिन। उनको एक बार अचंबा हुआ, क्या यार 2 दिन, तो उन्होंने भी, उनको भी ऐसा लगा कि यार 2 दिन में कैसे एप्लीकेशन सर्व हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। तो फिर उन्होंने उन्होंने जब पढ़ा, वो क्या यार, फिर उनके भी जुबान से ये बात निकली, क्या यार कुछ भी लिख देते हैं लोग, क्या 2 दिन में कैसे सर्व हो जाएगा, 60 दिन में कैसे, डीवी में यही है ना, 60 दिन में केस खत्म होना चाहिए, कहाँ से खत्म हो जाता है, साल साल चलते हैं। तो वो इनका जो मन करता है कुछ भी लिख देते हैं, प्रैक्टिकल है नहीं है किसी को नहीं पता। तो वो है, बनाने को चाहे मैं कुछ भी बना दूं यहाँ पे बात, बट बात है नहीं। हाँ, वही तो कुछ लॉजिक नहीं है, इनका जो मन करता है वो लिख देते हैं। तो ये नंबर्स लिखने में इनकी जो मन करता है वो लिख देते हैं। बस एक जरूर ये ध्यान रखते हैं कि सेम ना हो, ताकि स्टूडेंट के लिए चीज इजी ना हो जाए, इतना ध्यान रखते हैं ये, कि सेम ना हो, बस बाकी चलने दो सब। चलो, करते क्लास शुरू। वेरी गुड इवनिंग जी। अब आ जाओ इंटरेस्ट। एक्चुअली मैं तो अपने टॉपिक पढ़ रहा था जजमेंट एंड डिक्री, पर क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लेंदी है, उसमें अपने को जजमेंट क्या है, डिक्री क्या है, उनमें हालांकि रिपीट ही होगा एक तरह से, उनमें डिफरेंस क्या है,
फिर जजमेंट के अंदर क्या क्या कंटेंट, मतलब क्या क्या लिखा जाता है, डिक्री में क्या क्या लिखा जाता है, काइंड्स ऑफ जजमेंट क्या होती हैं या काइंड्स ऑफ डिक्री क्या होती हैं, मतलब सेक्शन 33 ऑर्डर 20, ये दोनों पढ़ने थे। पर वो इतना लेंथी टॉपिक है, फिर मैंने सोचा कल की छुट्टी आ जाएगी तो बेटर है अपने मंडे को चला लेते हैं। ये एक टॉपिक है जो पूछा भी जाता है, प्री में पूछा जाता है ज्यादातर, तो मेंस में तो कभी आया नहीं है, तो पर अपने इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर कभी पूछ भी लिया जाए तो हम लिख सके, और प्री में इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है तो अपने को ध्यान देना है। ये एक ऐसा टॉपिक है, कोर्ट की इंटरेस्ट बोल दो, ब्याज बोल दो, ब्याज लगाने की पावर। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये पावर कोर्ट सिर्फ तभी यूज कर सकती है अगर सूट है फॉर रिकवरी ऑफ मनी। कोर्ट ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कॉस्ट लगा रही है और उस पर इंटरेस्ट लगा देगी, ये नहीं करेगी, मतलब इस सेक्शन में नहीं कर सकती। ऐसे तो कोर्ट कुछ भी कर सकती है, इनहेरेंट पावर है ही, बट वैसे बात कर रहे हैं। कोर्ट ये नहीं है कि कॉस्ट हो गया, कोर्ट ये नहीं है कि कोई ऑर्डर पास कर रही है और उस ऑर्डर के अंदर बोल देगी अगर पैसा नहीं दिया तो ब्याज देना पड़ेगा, नहीं जी। ये बात चल रही है कि अगर सूट है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, पैसे के लेन देन का कोई केस है और उस केस के अंदर कोर्ट अगर डिक्री पास करती है पेमेंट ऑफ मनी का। एग्जाम्पल, ए ने बी के ऊपर केस किया कितने रुपए का, कि साहब मैंने इससे 5,000 रुपए लेने, ये दे नहीं रहा मेरे को, इस चीज का। ए ने बी के ऊपर केस किया कि साहब मैंने इससे डैमेजेस लेने हैं, जिसके अंदर भी क्या होगा, डैमेजेस में क्या पे किया जाएगा, डैमेजेस में क्या बोलेगी कोर्ट, मतलब पैसा ही बोलेगी ना। मान लीजिए सिविल सूट की बात बोलता हूं, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मेरा घर बना के दोगे, मैंने आपको एडवांस पैसे दे दिए, आपने मेरा घर नहीं बनाया, मेरा एक तो पैसा गया, दूसरा मेरा समय गया, तो मैंने पैसे की रिकवरी के लिए भी, एक तो मेरे को मेरा पैसा वापस दिलाओ और जो इनकी वजह से मेरा समय का नुकसान हुआ है वो भी दिलाओ। तो समय के नुकसान में मेरे को कोर्ट क्या करवाएगी, कंपेंसेशन ना। कोई 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे कुछ दिलवा देगी, हाँ जी, ऐसा कुछ दिलवा देगी ना। दोबारा बताता हूं, एक तो केस होता है जिसके अंदर एक आदमी दूसरे आदमी पे केस करता है कि साहब मैंने इससे 5,000 रुपए लेने, केस ही किस चीज का है, रिकवरी ऑफ मनी का। एक केस होता है जिसके अंदर वो बोलता है कि साहब मैंने इससे डैमेजेस लेने हैं, इसने मेरा नुकसान किया है, किस चीज का, इसने मेरे को सामान टाइम पे डिलीवर नहीं किया जिससे वजह से मेरा व्यापारिक नुकसान हो गया, इसने मेरा घर नहीं बनाया जिसकी वजह से मेरा समय का नुकसान हो गया, इसने मेरे गाड़ी लाके मेरे घर की दीवार में ठोक दी, मेरे घर की दीवार टूट गई, इससे मेरे को डैमेजेस दिलवाओ, कंपेंसेशन दिलवाओ, एक ये होता है। तो हम बोलते हैं एक तो होता है मतलब जिसके अंदर कोर्ट पैसा दे सकती है, एक होता है सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, एक होता है सूट फॉर डैमेजेस, एक होता है सूट फॉर कंपेंसेशन। ये सब होते हैं पैसों को लेकर, और तो क्या ही होता है, और भी कुछ होता है क्या, और भी कुछ होता है क्या, हाँ जी, और भी कुछ बच रहा है क्या, आप लोग वकील हो बताओ यार। नहीं वो तो इसी में जोड़ देते हैं ना, वो तो कोस्ट नहीं, कोस्ट की बात नहीं कर रहे अपने, इसमें नहीं, कोस्ट में जोड़ रहे, उस पर कोर्ट ब्याज नहीं लगाती है, वो तो सिर्फ कोर्ट कोस्ट ऑर्डर करती है, वो तो कोस्ट में आएगा। आप बोलते हो कि साहब कोस्ट भी दिलवाओ, वो तो कोर्ट कोस्ट ऑर्डर करती है, हम इसकी बात नहीं कर रहे इसमें, बताऊंगा क्यों नहीं कर रहे, ये भी बताएंगे अपने। अब आ जाओ, क्योंकि अब ध्यान देना, क्योंकि केस एक तो होता है डायरेक्ट पैसे का कि साहब वो कहता है मैंने इससे पैसे लेने हैं, मेरे को पैसे दिलवाओ, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। कई केस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पैसे के नहीं होते हैं, रिकवरी के नहीं होते, पर होते पैसे वाले कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, मेरे को पैसा दिलवाओ, ये वो, जिसको हम बोलते हैं सूट फॉर डैमेजेस या कंपेंसेशन। तो हम ऐसा लिखते हैं कि भैया या तो सूट ही फॉर रिकवरी ऑफ मनी है, या कोई भी ऐसी डिक्री, ध्यान देना डिक्री के अंदर, जिसके अंदर कोर्ट ने पैसा बोला हो, एक पार्टी को कहा हो कि आप पैसा दोगे। तो सबसे पहली बात, सेक्शन 34 कोर्ट की पावर इंटरेस्ट ऑर्डर करने की या फिर टू इम्पोज इंटरेस्ट कब, अगर सूट है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, उसके अंदर कोर्ट ये पावर यूज कर सकती है। दूसरा,
अगर कोर्ट ने अपनी डिक्री के अंदर पैसे की बात की है, पेमेंट ऑफ मनी की बात की है, तो कोर्ट इसके ऊपर भी क्या लगा सकती है, ब्याज लगा सकती है। अब आती है बात, इंटरेस्ट कब लगा सकती है। चलो जी, हो गया। क्या कोर्ट बाउंड है इंटरेस्ट लगाने के लिए? नहीं, मे इम्पोज इंटरेस्ट। कोर्ट बाउंड नहीं है इंटरेस्ट लगाने के लिए। अब कितने तरह के इंटरेस्ट लगाए जा सकते हैं कोर्ट पर, कोर्ट द्वारा? अब कितने तरह के इंटरेस्ट बोल दो, काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट बोल दो, या कितनी स्टेजेस पे लगाए जा सकते हैं, तो हम बोलते हैं ऐसा है। एक तो होता है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बिफोर सूट, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट आफ्टर डिक्री एंड बिफोर पेमेंट। अब ये क्या है? कानून कहता है कि भैया ऐसा है, कोई भी आदमी किसी के ऊपर केस फाइल करता है, वो कहता है साहब मैंने इससे 5,000 रुपए लेने हैं, तो ऐसा तो है नहीं जिस दिन वो केस फाइल कर रहा है 5,000 उस दिन लेने हैं। हो सकता है 6 महीने पहले, 1 साल पहले लेने होंगे, 1 साल से उसको टाल रहा होगा, 6 महीने से टाल रहा होगा, 2 साल से टाल रहा होगा, तो उस समय का पैसा कौन देगा? जिस समय से उस बंदे ने पैसा दिया हुआ है उस समय से लेकर केस फाइल होने तक पैसा कौन देगा? केस फाइल होने तक उस समय पे भी कोई ब्याज बन सकता है क्या? बनना चाहिए, क्योंकि उसका पैसा है, उसका पैसा कोई और यूज कर रहा है तो ब्याज बनना चाहिए। तो कानून कहता है कि भैया कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट लगा सकती है अमाउंट के ऊपर बिफोर सूट। बिफोर सूट मतलब जो अमाउंट सूट फाइल होने से पहले से पेंडिंग है, तो सूट फाइल होने से पहले कैलकुलेट करके भी इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बोले कि भैया हमारे पास तो अब केस आया, हम तो इस दिन से देंगे, नहीं। केस फाइल होने से पहले की तारीख को भी कंसीडर करके कोर्ट उस दिन से भी ब्याज लगा सकती है। तो सूट फाइल होने से पहले की कोई तारीख लेकर भी कोर्ट ब्याज लगा सकती है, एक, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट बिफोर सूट, सीधा है। एक दूसरा कौन सा? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं, एप्लीकेशन कोर्ट की इच्छा है, सब कुछ, सब कुछ कोर्ट की इच्छा है, ठीक है। अभी इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है। ओके, अब आ जाइए दूसरा। दूसरा ये है कि भाई मान लो केस फाइल हुआ, आप जज हो, आपके पास आज केस आता है, वो कहता है साहब मैंने इससे 5,000 रुपए लेने हैं, कम से कम केस 2 साल चलेगा, तो अगले का तो पैसा उसके पास है 2 साल तक, तो आप वो भी दोगे कि यार केस फाइल होने से लेकर केस के फैसले तक पैसा आपके पास था, आप इस पैसे पे ब्याज भी दोगे। तो हम बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, जब तक केस चल रहा था, जो हम बोलते हैं केस फाइल होने से लेकर डिक्री पास होने तक, जो भी टाइम है, कोर्ट उस टाइम का ब्याज दिला सकती है। तीसरा, डिक्री पास होने से लेकर पेमेंट तक। सपोज कोर्ट ने कह दिया कि भैया तुमने इसको 5,000 रुपए दोगे और ब्याज भी दोगे, कब तक? आज की तारीख से लेकर जब तक पैसा दे नहीं देते हो। अब चाहे तुम पैसा कल दे देना, परसों दे देना, जब भी तक दे नहीं देते हो, एक ही है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट जो है कोर्ट 3 तरह के लगा सकती है। ऐसा नहीं कि तीनों ही लगाएगी, इच्छा है कोर्ट की, इनमें से एक लगा दे, कोर्ट की इच्छा है, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं कि कोर्ट बाउंड है, कोर्ट की इच्छा है, ठीक है। पहला, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, इनमें से कोई भी और इनमें से सारे, कोर्ट की इच्छा है, ठीक है। पहला, कौन से वाला? अभी दोबारा बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। 3 काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, 1, 2 और 3। पहला इंटरेस्ट, कोर्ट जो है अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकती है केस फाइल होने से पहले। ये क्या है साहब? सपोज ए जो है बी के कोर्ट में केस फाइल करता, ए वर्सेस बी केस फाइल करता है कि साहब मैंने इससे 5,000 रुपए लेने हैं। केस कब फाइल हुआ? 1 जनवरी 2025 को। ए ने कहा कि सर मैंने इसको पैसे दिए थे 1 जनवरी 2024 को। अब 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक तो पैसा भी यूज कर रहा है ना? हाँ जी, पैसा भी यूज कर रहा है ना?
केस तो इतनी तारीख को फाइल हुआ, केस तो इतनी तारीख को फाइल हुआ, तो कोर्ट क्या कर सकती है, इस पीरियड का, वो पीरियड जो केस फाइल करने से पहले था, तो हम क्या बोलते हैं, कोर्ट जो है इंटरेस्ट उस समय का भी दे सकती है जो केस फाइल करने से पहले का है, उस समय का भी आपको ब्याज दिलाया जा सकता है। दूसरा, मान लो केस फाइल हुआ 1 जनवरी 2025 को, केस चला 2 साल तक, 1 जनवरी 2027, तो जब तक केस पेंडिंग था उस चीज का आपको ब्याज दिलाया जा सकता है। दो, तीसरा, 1 जनवरी 2027 को फैसला आता है, वो पेमेंट करता है, 1 मार्च 2027 को पेमेंट करता है, तो आफ्टर डिक्री, डिक्री पास होने से लेकर पेमेंट तक का भी दिलाया जा सकता है। तो बिफोर सूट, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट और आफ्टर डिक्री, ये तीनों चीजों का, ये तीनों समय का कोर्ट जो है ब्याज दिलवा सकती है। अभी तक इसमें कोई भी डाउट? हाँ जी, जब तक आप कोर्ट ऐसा कह देगी, भाई मान लो कोर्ट ने कह दिया कि भैया फलानी तारीख को पैसा दे देना, उसने नहीं दिया, कोर्ट बोलेगी जब तक पैसा नहीं रिकवर हो जाता तब तक का ब्याज दिला उसको, तो कोई समय नहीं है, जब तक पैसा नहीं आ जाता तब तक का होता है। इसमें बाउंड नहीं है कोर्ट, कोर्ट की इच्छा है दिलवाएगी तो है, नहीं तो नहीं दिलवाएगी, किसी में भी बाउंड नहीं है कोर्ट। हाँ जी, हाँ हाँ, कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट किसी भी समय का दिलवा सकती है और चाहे तो ना दिलवाए, कोर्ट की इच्छा है। कोर्ट हो सकता है ये भी कह दे कि भैया हम पूरा नहीं दिलवाएंगे, हम दिलवाएंगे जिस दिन फैसला आया उससे 1 महीने तक का, कोर्ट की इच्छा है भैया, इसमें कोर्ट की इच्छा है। जैसे सिंपल सा हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, ए ने बी को 5,000 रुपए दिए, कितनी तारीख को दिए, 1 जनवरी 2024 को, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। 1 जनवरी 2024 को पैसे दिए, 2 महीने की बात हुई थी, ए बी से पैसा मांगता रहा, भाई पैसे दे दो पैसे दे दो, वो पैसे दे ही नहीं रहा था। ऐसे करते करते 1 जनवरी 2025 को ए ने केस फाइल कर दिया। इस केस का फैसला आता है 1 जनवरी 2026 को। कोर्ट कहती है ए को, बी को कि ए को पैसा दो, जो बी है वो पेमेंट करता है 1 जनवरी 2027 को। पैसा कब दिया, 1 जनवरी 2024 को। केस कब फाइल हुआ, 1 जनवरी 2025 को। फैसला कब आया, ये। पेमेंट कब हुई, ये। तो हम बोलते हैं ऐसा है कि 3 स्टेज बन गए। एक स्टेज तो ये हुई जो पेमेंट देने से लेकर केस फाइल होने तक, दूसरी स्टेज बन गई केस फाइल होने से लेकर फैसला आने तक, तीसरी स्टेज बन गई फैसला आने से लेकर पेमेंट तक, जिसको हम बोलते हैं, एक स्टेज होती है बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एक होती है ड्यूरिंग, एक होती है आफ्टर। बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये 3 स्टेज बने, जिसको हम बोलते हैं काइंड्स, कि इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है 3 स्टेजेस का, या ब्याज जो है 3 तरह का कोर्ट दिलवा सकती है। एक बिफोर, एक पेंडेंसी, एक आफ्टर इंस्टीट्यूशन। हाँ जी, इसमें कोई भी डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट? आगे कंटिन्यू कर दूं? अब आ जाइए, बात बनती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना ब्याज दिलवा सकती है कोर्ट। इंटरेस्ट तो दिलवा सकती है, किस रेट पे, किस ब्याज दर पे। तो ऐसा है जी, जो बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है उसकी ब्याज दर फिक्स नहीं है, एज कोर्ट थिंग्स फिट। ड्यूरिंग पेंडेंसी की भी ब्याज दर फिक्स नहीं है, एज कोर्ट थिंग्स फिट। अभी तक कोई भी आपत्ति, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी डाउट? हाँ जी, अब आ जाइए। ये जो है डिक्री होने के बाद इसके अंदर है मैक्सिमम 6% पर एनम। तो ध्यान देना, आपसे पूछा जाए कि भैया ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट
अगर कोर्ट ब्याज दिलवा रही है किस दर पे, किस रेट पर, सर जो कोर्ट को सही लगे, बिफोर जो कोर्ट को सही लगे। अगर केस का फैसला आने के बाद कोर्ट उस पैसे पे ब्याज दिलवा रही है, मतलब डिक्री के बाद बोल रही है कि भैया जब तक पेमेंट, तो ब्याज कौन से वाला बना, आफ्टर सूट वाला जो ब्याज है उस पे कितना, मैक्सिमम 6% पर एनम। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? अभी रिपीट करता हूं दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, चाहे जितना उतना, चाहे जितना। यस, कोई भी डाउट? अब आ जाइए, दोबारा बात करते हैं। सेक्शन 34 ब्याज के अंदर सीधी सी बात ध्यान रखना कि जो सेक्शन 34 की पावर है वो कोर्ट तभी यूज कर सकती है अगर जो केस है वो रिकवरी ऑफ मनी का है, या फिर कोर्ट जो फैसला सुना रही है उसके अंदर पैसे को लेकर कोई डिक्री पास कर रही है, पैसे को लेकर कोई अवार्ड अमाउंट जारी कि तुम इसको इतना रुपए दोगे, ऐसा कुछ, उसके ऊपर कोर्ट ब्याज लगा सकती है। और कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट बाउंड नहीं है कि ब्याज लगाने, कोर्ट की इच्छा है, हो सकता है कोर्ट सभी पे ब्याज ना दे। तो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी है, उसमें अगर कोर्ट डिक्री के अंदर पैसे देने की बात कर रही है किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी को, तो कोर्ट उस केस में ब्याज लगा सकती है। तो कब लगाया जा सकता है, ये कोर्ट की इच्छा है। दो, तीसरा, ये ब्याज कोर्ट कब देगी? सेक्शन 34 में जो ब्याज की बात आ रही है वो कोर्ट ऑर्डर के अंदर पास करेगी या डिक्री के अंदर? सर डिक्री के अंदर, फाइनल स्टेज में। ये कौन सी बात हो रही है? फाइनल स्टेज। डिक्री के दौरान ये ब्याज दिया जा सकता है, डिक्री के दौरान की बात हो रही है। अब कोर्ट कितने काइंड्स के ब्याज दिला सकती है? एक बिफोर सूट, एक ड्यूरिंग सूट, एक आफ्टर सूट। आफ्टर सूट मतलब आफ्टर डिक्री। बिफोर सूट में कोर्ट ब्याज दिलवा सकती है, वो जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट पार्टी ने मांगी है उस अमाउंट पे ब्याज दिलवा सकती है, उस ब्याज दर पे जो कोर्ट को सही लगे। ड्यूरिंग पेंडेंसी या ड्यूरिंग केस उस अमाउंट पे ब्याज दिलवा सकती है, मतलब जो भी अमाउंट है उस पे ब्याज दिलवा सकती है, किस रेट पे, किस ब्याज दर पे, जो कोर्ट को सही लगे। आफ्टर डिक्री या आफ्टर सूट जिसको अपने बोलते हैं, उस केस के अंदर मैक्सिमम 6% पर एनम के अनुसार दिलवा सकती है। और किस पे दिलवाएगी? जो भी अमाउंट का डिस्प्यूट है। मान लीजिए पार्टी बोल रही है 5,000 रुपए, पार्टी कह रही है कि साहब मैंने इससे 5,000 रुपए लेने, तो वो प्रिंसिपल सम पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है, मान लो यहाँ 5,000 रुपए का विवाद है तो 5,000 रुपए पे, यहाँ भी 5,000 रुपए पे, यहाँ भी 5,000 रुपए। ऐसा नहीं है कि डिक्री के बाद कोर्ट बोलेगी कि अच्छा एक काम करो कि अब कितना पैसा बन गया सर, 5,000 रुपए, और ये वाला ब्याज जोड़ के बन गया 500 रुपए, 5,000 नहीं, प्रिंसिपल सम पे जो अमाउंट है जिसका विवाद है उसके ऊपर ब्याज दिलवाया जाएगा। हाँ जी, कोई भी डाउट? यस, कोई भी डाउट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोर्ट की इच्छा है। नहीं कोर्ट, नहीं ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने आपके ऊपर केस किया कि साहब मैंने इनसे 5,000 रुपए लेने, मेरे को 5,000 रुपए दिलवाओ। अब कोर्ट फैसले में बोल देते हैं कि हाँ भैया, ऐसा होता है कि हाँ भैया आपने इनको 5,000 रुपए देने हैं। फिर कोर्ट को लगता है कि यार इस आदमी को केस लड़ते भी तो कितने साल हो गए, कोर्ट क्या करेगी, मेरे को 5,000 रुपए ब्याज दिलवाएगी। तो वो डिक्री में होता है सब कुछ कि 5,000 रुपए इतना ब्याज, किस चीज का, केस फाइल होने से पहले का इतना ब्याज, केस के दौरान का इतना ब्याज, केस मतलब अगर आप अमाउंट आज मान लो फैसला आ गया तो पेमेंट तक का इतना ब्याज। कोर्ट की डिक्री में ही बोलती है सारा कुछ, ये सारी बातें डिक्री में ही बोली जाती है। देखो कोस्ट अलग चीज है, ब्याज अलग चीज है। अभी हम ब्याज की बात कर रहे हैं, कोस्ट का अलग टॉपिक है ना, कोस्ट को इसके साथ मिक्स नहीं करते अपने। कोस्ट अलग चीज है, कोस्ट कोर्ट अपने आप जो कैलकुलेट करेगी वो करेगी, वो अलग अलग टॉपिक है वो। ब्याज अलग है, कोस्ट अलग है। हाँ, जो कोर्ट ने डैमेजेस कैलकुलेट की ना, भी कोर्ट को लगता है इतने रुपए बने, इसका इतना नुकसान हुआ है, तो उसको बोलेंगे, उसको प्रिंसिपल अमाउंट माना जाएगा और उसका 6% दिया जाएगा। मैक्सिमम है 6%, ऐसा नहीं फिक्स रेट है, नहीं, मैक्सिमम 6%। कोर्ट 1% पे दे, 2% पे दे, 5 पे दे, मैक्सिमम है 6%। क्या कह रहे हैं आप?
नहीं देखो, ऐसा नहीं होता, डैमेजेस कंपनसेशन नहीं, केस तो एक ही चीज का होगा ना, या तो आप डैमेजेस के लिए जा रहे हो या आप रिकवरी ऑफ मनी के लिए जा रहे हो। केस तो कोई कुछ एक ऐसा ही उस केस होगा ना, या तो आप बोलोगे साहब मैंने इसको पैसे दिए मेरे को पैसे दिलवाओ, या आप बोलोगे साहब इसने मेरा नुकसान कर दिया मेरे को नुकसान दिलवाओ। कुछ ऐसा सही केस होगा ना, दोनों थोड़ी होंगे। हाँ जी। वो डैमेजेस अलग चीज होते हैं, वो डैमेजेस अलग चीज होते हैं कि कोर्ट को लगाती है डैमेजेस को कोस्ट के तौर पर, वो अलग चीज है। कि कोर्ट बोलती है कि भैया पार्टी का खर्चा हुआ वो दिलवाओ इनको, वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं कि भैया पार्टी मांग ही पैसा रही है, पार्टी बोल रही है कि साहब मैंने इससे पैसा लेना है मेरे को वो दिलवाओ, या पार्टी बोल रही है साहब इसने मेरा नुकसान करवा दिया मुझे वो नुकसान दिलवाओ, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो केस तो था प्रॉपर्टी का और उस केस के अंदर कोर्ट ने डैमेजेस दिए हैं, यहां पर फिर उसका क्या लेना देना है। उस केस के अंदर कोर्ट ने बोल दिया कि भैया आप इसको इतने रुपए भी दोगे, अब वो रुपए किस चीज के दिए जा रहे हैं, पोस्ट के दिए जा रहे हैं, तब नहीं आएगा पॉइंट, तब ये पॉइंट नहीं आता। अगर कोर्ट बोल रही है कि भैया प्रॉपर्टी का विवाद है और प्रॉपर्टी में बात आती है कि भैया मान लो प्रॉपर्टी का विवाद, वो कहता साहब इसने मेरे घर की दीवार तोड़ दी थी, ये एक दिन आया मेरे घर की दीवार तोड़ के चला गया, तो कोर्ट बोल रहा भैया तुमने दीवार तोड़ी है यार, दीवार तोड़ने का पैसा दो इसको डैमेजेस दो, तो वहां वो डैमेजेस बन गए। पर जो डैमेजेस कोस्ट के तौर पर लगाती है, हालांकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर चीज को मतलब नॉर्मली अपने भाषा यूज कर देते हैं। अगर कोर्ट लगा कोस्ट रही है तब हम ब्याज नहीं लगाते हैं, अगर कोर्ट डैमेजेस लगा रही है तब हम ब्याज दिलवा सकते हैं, क्योंकि डैमेजेस के अंदर कोर्ट पैसा बोलती है। कोस्ट इज ए डिफरेंट टॉपिक, कोस्ट के अंदर ये होता है कि कोर्ट बोलती है पार्टी का खर्चा किस क्या हुआ है, आपके एक्ट की वजह से पार्टी का केस में क्या खर्चा हुआ है वो होता है। हाँ जी, कोई भी डाउट? ठीक है, तो हम ये बोलते हैं सिंपल सा हम लॉजिक ये बोलते हैं कि अगर कोर्ट डिक्री के अंदर किसी भी तरह का पैसा दिलवा रही है पार्टी को, और वो पैसा डैमेजेस, कंपेंसेशन, मनी, रिकवरी ऑफ मनी ऐसा कुछ हो, उसके ऊपर कोर्ट ब्याज दिलवा सकती है, मतलब लगा सकती है। कोस्ट नहीं, कोस्ट के अंदर तो सीधा होता है, कोर्ट कोस्ट ही इंपोज करते हैं, भैया इतना कोस्ट दे देना इसको, बात ही खत्म। वो फिर रिकवरी ऑफ कोस्ट चलता है उसमें। हाँ जी, कोई भी डाउट? नहीं नहीं, कैसे हो जाएगा, ये तो डिग्री के अंदर पास होता है ना। ये जो कोर्ट ब्याज लगाती है एट टाइम ऑफ पासिंग डिग्री लगाती है, जब कोर्ट केस का फैसला सुनाती है ना तब ये चीज करती है, तब सेक्शन 34 यूज करती है। जब कोर्ट केस का फैसला सुनाती है तब ये सेक्शन 34 यूज किया जाता है, तब कोर्ट ऐसा लगाती है, ब्याज लगा सकती है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? ठीक है जी। यस, आगे बात करें। अब आ जाइए, अभी तक हमने जो पढ़ा इंटरेस्ट वाले टॉपिक के अंदर, हमने ऐसा पढ़ा बेसिक सा, इंटरेस्ट कोर्ट को किस किस सेक्शन में पावर है कोर्ट को ब्याज दिलवाने की, 34। अब इंटरेस्ट कोर्ट कब दिलवा सकती है, मतलब सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी हो, डैमेजेस का केस हो, कंपेंसेशन का हो, या हम बोले कि अगर कोर्ट डिक्री में किसी ना किसी पैसे की बात कर रही है, डैमेजेस लगाने की बात कर रही है, कंपेंसेशन की बात कर, तब इंटरेस्ट कितने तरह का हो सकता है या कितने स्टेजेस का हो सकता है। क्या कोर्ट बाउंड है इंटरेस्ट लगाने का? नहीं सर, कोर्ट की इच्छा है लगाएगी तो ठीक है। ये जो ब्याज है ये कोर्ट किस स्टेज पे पास करती है, किस स्टेज पे सुनाती है, डिक्री स्टेज पे, डिक्री पे। ठीक है जी, अब आ जाइए। हालांकि आपका सेक्शन 34 का जो भी सब सेक्शन है देख लेना, वो ये बात बोलता है कि भाई अगर कोर्ट, इसको कहां गया, अरे अगर कोर्ट ये जिसको बोला जाता है फर्दर इंटरेस्ट, मतलब आफ्टर डिक्री वाला जो ब्याज है, आफ्टर डिक्री वाला जो ब्याज है अगर कोर्ट नहीं दे रही है, अगर कोर्ट उस पर कोई बात नहीं कर रही है, तो हम मानेंगे कि कोर्ट ने वो आपको ब्याज रिफ्यूज कर दिया, मतलब आपको वो नहीं देना चाहती है। हालांकि ये बात हर हर चीज में लगता है, तीनों स्टेजेस में रहता है। अगर कोर्ट ने किसी भी चीज पे बात ही नहीं की, सपोज कोर्ट ने डिक्री में ब्याज की बात ही नहीं की, हम मानेंगे कोर्ट ने ब्याज दिया ही नहीं।
कोर्ट ने आपको इंटरेस्ट का रिलीफ दिया ही नहीं, बात ही खत्म। आप अपील में नहीं जा सकते हो कि सर इन्होंने हमें ब्याज नहीं दिया, कोर्ट की इच्छा है भैया ब्याज दे ना दे। अगर कोर्ट ने उस चीज में बात नहीं की है, डिक्री में बात नहीं की है ब्याज देने की, कोर्ट ने ऐसा नहीं लिखा कि डिक्री बनती है या नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, तो माना जाएगा कि कोर्ट ने आपको डिक्री नहीं दी। तो हम एक बात बोलते हैं, तो सॉरी हाँ, माना जाएगा कि कोर्ट ने आपको ब्याज नहीं दिया। तो हम एक बात बोलते हैं कि अगर इंटरेस्ट के बारे में कोई मेंशन नहीं है डिक्री में, डिक्री के अंदर उसके बारे में कोई बात ही नहीं, चाहे कोई भी बोल दो आप, चाहे बिफोर सूट वाला हो, ड्यूरिंग सूट वाला हो, आफ्टर सूट मतलब आफ्टर डिक्री वाला हो, अगर कोई मेंशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि कोर्ट ने आपका वो ब्याज रिफ्यूज कर दिया, कोर्ट वो ब्याज आपको नहीं दे रही है। आप ये नहीं है कि इस ग्राउंड पे आप अपील में चले जाओगे कि हमें ब्याज तो दिया नहीं, सेक्शन 34 तो कहता है ब्याज दो। सर सेक्शन 34 जिस ब्याज की बात करता है वो आपका अधिकार नहीं है, वो किसका अधिकार है? कोर्ट का। कोर्ट चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। अगर उसके बारे में कोर्ट ने डिक्री में मेंशन नहीं किया है, माना जाएगा कोर्ट ने नहीं दिया है, बात ही खत्म। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का अभी तक? हाँ जी। नहीं, प्लीडिंग वैसे तो कोर्ट अगर आप ना भी मेंशन करो तब भी कोर्ट की इच्छा होती है, बट पार्टीज ज्यादातर प्लीडिंग में मेंशन करती हैं। कोर्ट बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट की इच्छा होती है, कोर्ट दे सकती है आपको। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नहीं दे जा सकते जी। कानून कहता है कि अगर कोर्ट ने डिक्री के अंदर ब्याज के बारे में कुछ नहीं लिखा तो ये माना जाएगा कि उसने आपको ब्याज नहीं दिया। ये है, या तो कोर्ट ऐसा लिख दे कि ब्याज नहीं बनता, या कोर्ट अगर साइलेंट रह जाता है, चुप रह जाती है इस ब्याज वाली बात पे, तो माना जाएगा आपको ब्याज नहीं दिया, बात ही खत्म। आप अपील में नहीं जा सकते। हाँ जी। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी? अब आ जाओ, एक स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट कुछ ये है कि अगर ये बात, ये स्पेशल पॉइंट है फर्द, सॉरी क्या नाम है आपका? नहीं नहीं, आप जा ही नहीं सकते, आप इस ग्राउंड पे नहीं जा सकते कि आप ये जाके नहीं बोल सकते साहब हमें तो ब्याज ही नहीं दिया। कोर्ट बोलेगी, जो भी अपीलेट है आपकी, रिविजनल जो भी कोर्ट होगी, वो बोलेगी भैया मेंशन नहीं है ना, मतलब उन्होंने आपका ब्याज रिफ्यूज कर दिया, बात ही खत्म। ठीक है, ये होगा। आफ्टर डिक्री वाला जो हमने बात की ना भाई, आफ्टर डिक्री कोर्ट ब्याज लगा सकती है, तो हमने उसमें बोला कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट हो सकता है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है? 6% पर एनम। अब ध्यान देना, ये स्पेशल पॉइंट है, इसको ऐसे ही पढ़ना। अगर जो भी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से पैसे की लेने देने की बात हो रही है, वो है एक व्यापारिक ट्रांजैक्शन, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन। भाई एक तो होता है मैं आपसे पैसा लेके आया ऐसे ही उधारी में, यारी दोस्ती में। एक है आपका फाइनेंस का काम है, आप लोगों को पैसा देते हो, ये आपका बिजनेस है। एक वो हुआ। तो अगर तो मैं आपसे यारी दोस्ती में पैसा लेकर आया था, तब तो ये है कि भैया अगर कोर्ट मेरे को फर्दर मतलब आफ्टर डिग्री वाला देती है तो मैक्सिमम 6% लगा सकती है। पर अगर जो पैसे का जो भी व्यापार बना है वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन किसी व्यापार की वजह से बना है, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर है वो हो सकती है एक, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, वो जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट करती है ना पार्टीज, एक वो। दूसरा, जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या फिर मे एक्स नहीं छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, या फिर रेट एट विच मनी lent बाय नेशनलाइज्ड बैंक। ये क्या बात बोली है आपने ने, अभी ध्यान देना। हम बोलते हैं साहब ऐसा है, अगर जो व्यापार, जो ट्रांजैक्शन है, जो रिश्ता, जो पैसे का लेन देन की जो वजह है वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, व्यापारिक ट्रांजैक्शन है। बंदा कह रहा है साहब मैंने इसको पैसे उधार दिए थे, और उधार पैसे जो दिए थे वो यारी दोस्ती में नहीं दिए थे, मेरा व्यापार है, मेरा काम है उधार देने का। तो उस केस के अंदर जो हम बोलते हैं तीसरे स्टेज की, थर्ड वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो सकता है कितना, जितना पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है वो, या फिर वो रेट जिस रेट पर बैंक, जो सरकारी बैंक है, नेशनलाइज्ड मतलब जो सरकारी बैंक है, वो जिस रेट पर ब्याज देते हैं।
उसकी बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट में जितना रेट मेंशन है वो हो सकता है, और मैक्सिमम की बात हो रही है, ये नहीं कि उतना ही होगा, मैक्सिमम जितना कॉन्ट्रैक्ट में रेट मेंशन है। सपोज मैंने आपने मेरे को पैसा उधार दिया, आपका फाइनेंस का काम है, आपने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखवा लिया 12%, तो कोर्ट मेरे को मैक्सिमम 12% के रेट से, मैक्सिमम है, ऐसा नहीं कि 12 ही नहीं, कोर्ट की इच्छा है, मैक्सिमम 12% के रेट के हिसाब से मेरे को बोल सकती है कि भैया जो तुम्हारा तीसरा स्टेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ये होगा। या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोर्ट नहीं चलती है तो फिर कोर्ट ऐसे चल सकती है कि वो ब्याज का दर उठा सकती है जिस ब्याज के दर पे सरकारी बैंक लोन देते हैं। तो ध्यान देना, नॉर्मली हम बोलते हैं कि ब्याज 3 स्टेज का मिल सकता है आपको, एक केस फाइल होने से पहले, दूसरा केस के दौरान, तीसरा केस के बाद, मतलब डिक्री के बाद। केस फाइल होने से पहले, केस के दौरान जो ब्याज आपको मिलेगा वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, किस ब्याज दर से मिलेगा, वो कोर्ट की इच्छा है, कोई नहीं रोक सकता। जो तीसरा है डिक्री के बाद, वो है नॉर्मली है मैक्सिमम 6%, कि कोर्ट आपको किसी भी ब्याज दर से दिलवा सकती है पर मैक्सिमम 6%। पर अगर जो पैसे का जो भी लेन देन बन रहा है, जो भी ये केस है, वो एक व्यापारिक ट्रांजेक्शन है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन की वजह से बन रहा है, तो उस केस के अंदर 6% वाला रूल नहीं लगेगा। रूल लगेगा कि कोर्ट आपको उस रेट पे पैसा दिलवा सकती है जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है पार्टीज ने, या फिर जो रेट पे सरकारी बैंक लोन देते हैं, फिर ये रूल लगेगा। तो इस केस के अंदर 6% से ज्यादा हो सकता है। सीधा बोलूं तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में 6% से ज्यादा हो सकता है, नॉर्मली नहीं हो सकता। कोई भी डाउट अभी तक, फिर अपने आगे बात करते हैं। हाँ जी, 12% वाला, 12% वाला क्या एग्जाम्पल बताया था? वो तो मैंने एग्जाम्पल ही बताया था ना, 12% वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था कि भाई मान लो कि मैंने आपने मेरे को 12% पे, मतलब आपका काम है लोगों को पैसे उधार देना, आपने मेरे को पैसे उधार दिए, आपने मेरे को बोला कि भाई हमने लिख पढ़ की कि कितना 12%, आपने मेरे को क्या बोला कि भैया 12% के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। तो अगर कभी भी मेरे को पैसे देने होंगे और कोर्ट अगर ब्याज लगाना चाहती है मुझ पे तीसरे स्टेज का, पहले दो में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, कोर्ट का जो लगे उतना, तीसरे केस के अंदर मैक्सिमम 12% का ब्याज मुझ पे लगाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ हाँ, मैक्सिमम का यही हुआ ना कि भाई कम भी लग सकता है। अब ध्यान दे देना, हमसे क्वेश्चन कई, जब कॉन्ट्रैक्ट में उसमें ज्यादा है तो 12% कैसे हो जाएगा मैक्सिमम? हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि भाई पार्टीज ने अगर 12%, 18%, 20%, 25% की बात की हुई है तो कोर्ट फिर मैक्सिमम उतना दिलवा सकती है, कोर्ट की इच्छा है। फिर 12%, यहाँ ये थोड़ी रूल है कि 12% मैक्सिमम है, यहाँ हमने एग्जाम्पल उठाया 12%, 12% एग्जाम्पल उठाया है। हमने कहा भाई मान लो जैसे आपने मेरे को पैसे उधार दिए और आपने बोला कि 12% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो कोर्ट 12% लेगी मैक्सिमम। ठीक है, अब आ जाइए। नहीं रूल में नहीं, नहीं नहीं रूल में नहीं, रूल में नहीं है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कई बार पूछा गया है कि भैया प्री में पूछा जाता है कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन कहाँ डिफाइंड है, तो हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन 2, याद रख लेना एक्सप्लेनेशन 2। कोई भी ऐसा व्यापार जो ट्रेड की वजह से हो, बिजनेस की वजह से हो, इंडस्ट्री की लगे, जो भी पैसे का लेन देन हो वो एक व्यापारिक लेन देन हो, कहाँ बताया गया है? एक्सप्लेनेशन 2। नेशनलाइज्ड बैंक क्या क्या होंगे, कहाँ बताया गया है? एक्सप्लेनेशन 1। ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। अब ध्यान दे देना, कुछ एक सवाल है जो आपसे मैं पूछूंगा, फिर उसके बाद अपने इसको लिखेंगे। सबसे पहला सवाल, कौन सा सेक्शन है जो कोर्ट को इंटरेस्ट लगाने की पावर देता है? कोर्ट जो है इंटरेस्ट कब लगा सकता है? जी? नहीं, कब लगा सकता है, मतलब किस किस तरह के सूट में लगा सकता है? मनी रिकवरी के सूट में। अच्छा, और कोई दूसरा ग्राउंड की भाई अगर कोर्ट डिक्री के अंदर पेमेंट ऑफ मनी की बात कर रही हो, क्या हो, या तो मनी रिकवरी का सूट हो या कोर्ट डिक्री के अंदर पेमेंट ऑफ मनी की बात कर रही हो, कोई भी आपत्ति इसके अंदर? ठीक है, क्या इंटरेस्ट लगाने के लिए कोर्ट बाउंड है या कोर्ट की इच्छा है? ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने डिक्री के अंदर ब्याज के बारे में बात ही नहीं की है, बिल्कुल साइलेंट है, तो क्या माना जाएगा?
ठीक है। इंटरेस्ट किस किस स्टेज पे ग्रांट किया जा सकता है? हाँ, 3, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिक्री, जिसको आप आफ्टर मतलब आफ्टर डिक्री बोल देना, ठीक है। ओके, अगर बिफोर डिक्री जो है, सॉरी बिफोर फाइल, केस फाइल होने से पहले जो कोर्ट ब्याज देगी, क्या उसके अंदर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है? केस के दौरान जो है, पेंडेंसी ऑफ केस के दौरान जो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है? ठीक है। डिक्री पास होने के बाद जो ब्याज दिलवाया जाएगा टिल पेमेंट, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है? कितना? मैक्सिमम 6%। 6 नहीं, मैक्सिमम 6%, ठीक है। कोर्ट मैक्सिमम 6% दिलवा सकती है, एक दिलवाए, दो दिलवाए, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6। तो कोर्ट की इच्छा है, इनमें से कोई भी। ठीक है। क्या जो ये 6% की ब्याज दर है, ये किसी केस में बढ़ सकती है? कमर्शियल या व्यापारिक, ठीक है, व्यवहार हो। अच्छा, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर कोर्ट ब्याज दर किस हिसाब से देगी, क्या किस हिसाब से कैलकुलेट करेगी? क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम 6 नहीं है, सीधा रहेगा। 6% वाला पॉइंट इसमें लिखो ही मत, 6% नहीं। या तो जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके आधार पर कोर्ट ब्याज निकालेगी, उसके आधार में बोल देगी भाई इतना ब्याज की बात हुई है, मैक्सिमम उतना ब्याज दिलवाया जा, मैक्सिमम उतना नहीं, मैक्सिमम। या फिर कोर्ट क्या करेगी, जो सरकारी बैंक जिस आधार पर, जिस ब्याज पर लोन देते हैं वो, या तो जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके आधार पर ब्याज निकाला जाएगा, या सरकारी बैंक जिस ब्याज पर लोन देते हैं वो। 6% का वहां रूल ही नहीं आएगा, ठीक है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन कहां डिफाइन किया गया है? नेशनलाइज्ड बैंक कहां डिफाइन किया गया है? एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है। ये दो तीन चीजें याद रखना, ये टॉपिक आपका वैसे तो प्री का ही है, मेंस में नहीं आता है, स्टिल अपने को इस हिसाब से लिखेंगे कि अपने अच्छा खासा लिख सके अगर कभी भी मेंस में आ जाए तो। ठीक है, आप लिख लो, मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ। लिखवा दूं? लिख लो, हेडिंग डाल दो। पावर ऑफ कोर्ट टू इम्पोज इंटरेस्ट। पावर ऑफ कोर्ट टू इम्पोज इंटरेस्ट। हाँ जी, लिखवा दूं? इसमें लिखिए सेक्शन 34 ऑफ, वैसे तो सीपीसी पूरा ही लिखना है बट अभी शॉर्ट में लिख लो। सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी provides that, section 34 of CPC provides that in a suit for recovery of money, section 34 of CPC provides that in a suit for recovery of money or in a decree for payment of money, in a suit for recovery of money or in a decree for payment of money, in a suit, section 34 of CPC provides that in a suit for recovery of money or in a decree for payment of money, court may award interest in the decree. Court may award interest in the decree. Court may award interest in the decree on the amount adjudged, on the amount adjudged, on the amount adjudged, full stop.
हाँ जी, इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी और इन अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, कोर्ट में अवार्ड या कोर्ट में अवार्ड इंटरेस्ट एट टाइम ऑफ पासिंग डिक्री ऑन द अमाउंट एट जज। लिख लिया? लिख लिया क्या? अब इसमें लिखिए पैरा चेंज करके, the interest may be awarded for following kinds, the interest may be awarded of following kinds, the interest may be awarded of following kinds। लिख दो? The interest may be awarded of following kinds. Number one, number one, number one, on the principal sum, yeah, sorry, on the amount, सीधा लिख दो, on the amount adjudged, on the amount adjudged before the institution of suit, before the institution of suit, on the amount adjudged before the institution of suit at rate the court thinks fit, on the amount adjudged before the institution of suit at rate the court thinks fit। 1, आगे लिखवा दूं? Number 2, from date of institution of suit, from date of institution of suit to date of decree, from date of institution of suit till date of decree, from date of institution of suit till date of decree, from date of institution of suit till date of decree, at such rate the court thinks fit, from date of institution of suit till the date of decree, at such rate the court thinks fit। आगे लिखवा दूं? Number 3, from date of decree till payment, from date of decree till payment, from date of decree till payment, at rate of interest not exceeding 6% per annum, from date of decree till payment, at rate of interest not exceeding 6% per annum, at rate of interest not exceeding 6% per annum। बताना जब लिख लेना। लिख लिया? अब इसमें पैरा चेंज करिए, लिखिए इसमें लिखिए if the decree is silent, if the decree is silent, पैरा चेंज करके लिखिएगा if the decree is silent as to interest from date of decree, if decree is silent as to interest from date of decree, it shall be deemed that it has been refused by the court। If the decree is silent as to interest from date of decree, it shall be deemed that court has refused the interest।
हाँ जी, इसमें लिखिए पैरा चेंज करके, इन केस, हाँ, इन केस ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, इन केस ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, in case of commercial transaction, in case of commercial transaction, in case of commercial transaction, the rate of interest from date of decree, the rate of interest from date of decree shall be in case of commercial transaction, the rate of interest from date of decree shall be, the rate of interest from date of decree shall be, number 1, at such rate mentioned, as mentioned in contract between parties, as mentioned in contract between parties, as mentioned in contract between parties. दोबारा बोल रहा हूं, इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री, मतलब जो तीसरे वाला है ना, डेट ऑफ डिक्री वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, शैल बी, नंबर 1, as mentioned in contract between parties, as mentioned in contract between parties, नंबर 1, और लगा के लिखना, ओ आर, और फिर नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, as mentioned in contract between parties, 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 number 1, number 2, number 2, as mentioned in contract between parties, number 1, number 2, number 2 is at rate not exceeding, at rate not exceeding, at which money is lent by nationalized bank, या फिर rate at which money is lent by nationalized bank, rate at which money is lent by nationalized bank, rate at which money is lent by nationalized bank, नंबर 2। अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन का है तो ब्याज क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, या फिर वो जो जिस रेट एट विच मनी इज लेंड बाय नेशनलाइज्ड बैंक, rate at which money is lent by nationalized bank, rate at which money is lent by nationalized bank, rate at which money is lent by nationalized bank। अब इसमें स्टार बना के लिख दीजिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया कमर्शियल ट्रांजैक्शन को, कमर्शियल ट्रांजैक्शन को बताया गया एक्सप्लेनेशन 2, कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्सप्लेनेशन 2। फिर अगला लिख दीजिए नेशनलाइज्ड बैंक एक्सप्लेनेशन 1, कमर्शियल ट्रांजैक्शन कहाँ बताया गया एक्सप्लेनेशन 2 में, नेशनलाइज्ड बैंक लिखा गया एक्सप्लेनेशन 1 में। मेंस का क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, प्री का ही बनता है 34 में, बस पढ़ अच्छे से लेना। जी, कोई भी डाउट? कमर्शियल ट्रांजैक्शन कहाँ बताया एक्सप्लेनेशन 1, सॉरी एक्सप्लेनेशन 2, नेशनलाइज्ड बैंक एक्सप्लेनेशन 1। बताना जब लिख लेना, लिख लिया, चलिए ठीक है। अब किसी का कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है, क्योंकि अब अगला टॉपिक इतनी सी देर में हो नहीं पाएगा, तो आज की क्लास अपने इतनी ही रखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट स्लाइड। हाँ, in case of commercial transaction the rate of interest shall be, in case of commercial transaction the rate of interest shall be, number 1, rate as mentioned in contract between parties, number 2, rate at which money is lent by nationalized bank।
प्री का ही टॉपिक आएगा तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना भाई। सेक्शन 34 में जो इंटरेस्ट है वो कितने कितने तरह के दिए जा सकते हैं, क्या ये इंटरेस्ट केस के दौरान दिया जा सकता है, नहीं नहीं साहब, डिग्री की बात करेंगे, डिग्री के दौरान जो इंटरेस्ट दिया जा सकता है वो क्या होगा, क्या कोर्ट इच्छा है या बाउंड है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कहाँ डिफाइंड है, नेशनलाइज्ड बैंक कहाँ डिफाइंड है, ये कुछ एक चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ये कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान दे देना। अब आप लोगों का कोई भी डाउट है तो कुछ भी पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। वेलकम। वेलकम जी। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी। मतलब इसमें नहीं, ये इसकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अगर कोर्ट डिक्री के दौरान ब्याज लगाती है तो सेक्शन 34 देखती है, इनकी बात नहीं कर रहा है। यस, कोई भी डाउट कर दें फिर क्लास खत्म। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? सॉरी। वो जो कस्टम वाला आप बोल रहे हो? मेरे को नहीं समझ आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ जो कस्टम वाला था पहले। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता, थोड़ा भेज देना, हो सकता है कुछ मैं मिस कर रहा हूँ या तो। ये तो वो कस्टमरी तौर पर पहले इसको ये बोला जाता था। हम्म। मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा, हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो इसका कस्टमरी नेम तो था ऐसा कुछ जिसको रूल ऑफ बोला जाता है, बट वो अपने लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट फिर भी मेरे को भेजना, हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। भेज देना ना, अगर हो है किसी के पास लिखा हुआ कुछ है क्या ऐसा। हाँ हाँ, भेज देना, मैं ट्रांसलेट कर लूंगा। यस, किसी का कोई भी सवाल? कल नहीं, मंडे को करेंगे अब। कोशिश करेंगे जजमेंट एंड डिक्री पार्ट चालू करने का। हाँ जी, और कुछ भी किसी का कोई भी डाउट पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। मैं भी देख लेता हूँ।
एक मिनट अभी देख लेता हूँ मैं। यही तो यार, यही तो है कि भाई एंशियंट हिंदू लॉ के अंदर ये कॉन्सेप्ट था। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये एंशियंट हिंदू लॉ के अंदर ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है कि भाई अगर आप कोई भी ब्याज जो है, ब्याज कभी भी मूल से ज्यादा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड द प्रिंसिपल अमाउंट। पर वो सिविल सूट में नहीं लगता है। सिविल सूट में आप नहीं लगा सकते। सिविल सूट में सीधी सी है कि भैया ब्याज जितना बनेगा उतना आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ब्याज जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट से ऊपर हो ही नहीं सकता। यहाँ सिविल सूट्स में नहीं लगता है। हाँ जी। प्रिंसिपल अमाउंट तो जो डिस्प्यूट बनेगा वो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो डिपेंडिंग अपॉन केस के फैक्ट पे होता है ना। या तो पार्टी ले आती है कोई अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट। अगर स्पेसिफिक अमाउंट नहीं लाती तो कोर्ट डिसाइड करती है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। रूल ऑफ दाम तो बोलता क्या है ये बताइए, अभी तक आपने क्या समझा? हाँ जी। नहीं, क्या समझा आपने कि ब्रिटिश राज में होता तो था, क्या था ये, क्या बोलता है ये? उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब आपकी बात सही है, प्रिंसिपल अमाउंट से डबल नहीं ले सकते, मतलब जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। स्पेलिंग गलत हो तो बता देना। ब्याज जो है कैन नॉट एक्सीड प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें कोई भी डाउट? ये जो रूल ऑफ दामदुपत है जो ये बोलता है कि ब्याज जो है प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, ये हम सिविल सूट्स में नहीं लगाते हैं। मुझे अभी इसका केस लो तो नहीं याद आ रहा, मैं आपको अगली क्लास में कहेंगे तो केस लो पता कर दूंगा। हम इसको नॉर्मली इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये अब अप्लाई नहीं होता है। स्टिल मैं आपको अपने इसका केस लो देख लेंगे। मैं थोड़ा, मेरे को मेरे किताबें और नोट्स देखनी पड़ेगी दोबारा, मैं देख के आपको अपने इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, पर ये लगता नहीं है अब हम इसको नहीं लगाते हैं। सेक्शन कौन से में आता है ये बोल सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट, रूल ऑफ दामदुपत जो है इंटरेस्ट की बात करता है, तो इसका इन्फ्रेंस सेक्शन 34 से लगा सकते हैं आप। इसका इन्फ्रेंस लगा सकते हैं, बट ये अप्लाई नहीं होता है सिविल सूट्स में। इसको कहा गया है कि भैया सिविल सूट्स में ये अप्लाई नहीं होता है। रीजन, रीजन ये है एक्ट, स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स। अगर किसी एक्ट में ऐसा नहीं लिखा गया तो हम नहीं रोक सकते हैं। अगर किसी एक्ट में लिखा गया तब हो सकता है। नॉर्मल सा एग्जांपल उठा लो, कितने ही बैंकिंग, कोई भी बैंक का किसी का ब्याज होता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसने ब्याज तो लिया हो तो सपोज 5 लाख 10 लाख का उसका पैसा बन जाता है। अब भाई आप डिफॉल्ट कर रहे हो, आप ब्याज ही नहीं पे कर रहे हो, तो ब्याज के ऊपर पेनल्टी भी पड़ती है, वो पड़ती है। कल को आप बोल दो भैया ब्याज मेरे प्रिंसिपल से ज्यादा तो आप ले नहीं सकते हो, मतलब कि अगर मैंने 10 लाख लिए तो मैक्सिमम मेरे से 20 लाख ले सकते हो, उससे ज्यादा ले नहीं सकते हो आप। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए ये बात बोली गई कि भैया आप इसको नहीं लगा सकते हो अब, क्योंकि अब जो है, जो भी ये जो इंटरेस्ट या है जो मैंने, कोई उधार देता है किसी को पैसे, तो लेंडर्स, मनी लेंडर्स एक्ट होते हैं, हर स्टेट के बने होते हैं। तो उसके हिसाब से वो नियम चलते हैं। अगर उस नियम में कहीं पर बोला हुआ है तो हम बोल सकते हैं। अगर नियम पे नहीं बोला हुआ तो हम बोलेंगे कि भैया सिविल सूट में सीधा नहीं लगा सकते हो आप, कि इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो रूल ऑफ दामदुवत अब नहीं लगता है ये। हाँ, क्योंकि रूल ऑफ दामदुपत है ही इंटरेस्ट की बात ना, और सेक्शन 34 ही एकमात्र सेक्शन है जो ब्याज की बात करता है, कोर्ट की पावर टू इम्पोज इंटरेस्ट की बात करता है ना इसमें केस।
नहीं नहीं, ये तो है, ये बात कर रहे हैं कि किसी भी तौर पर रूल ऑफ दामदुपत ये है कि पहले होता था हिंदू लॉ में, ये बातें चलती थी कि अगर कोई भी आड़ती या किसी को पैसे देता है तो मूल से ज्यादा ब्याज नहीं हो सकता। आज भी अगर आप लोकल मार्केट की बात करो तो लोकल मार्केट ऐसा बोल सकती है, बोल देती है कि यार मूल से ज्यादा ब्याज कैसे बन जाएगा, ऐसा नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कई बार। आज भी आप कई बार किसी से सुन लेंगे ऐसी बात कि यार मूल से ज्यादा ब्याज नहीं बन सकता। तो ये हिंदू लॉ या फिर जो कस्टमरी अपने प्रैक्टिस थी ऐसी थी। पर अब एक्ट आ चुके हैं भाई इन चीजों के। मान लो अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग हो गए, बैंकिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन एक्ट है उनके, एनबीएफसी के। अगर उस एक्ट में ही ऐसी कोई मनाही नहीं है तो आप उनको कैसे रोक सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि भैया तुम नहीं ले सकते। आप और मैं, जैसे आपने अभी बात सही बोली भाई, आप और मैं जो है मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मेरे को कह रहे हो कि भैया 20% ब्याज लेंगे साल का, ठीक है साहब देंगे। आप बोल रहे हो कि अगर एक बार ब्याज नहीं दिया तो इतनी पेनल्टी पड़ेगी, देंगे साहब। अब मान लो मैं तो ब्याज ही नहीं भर रहा, पेनल्टी भी आ रही है, मैं तो बोल दूंगा कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा तो आप इंटरेस्ट ले नहीं सकते। तो फिर आप वो एग्रीमेंट का क्या होगा, उस लिखे हुए कानून का क्या होगा। तो इसीलिए बोला गया कि भैया अब नहीं लगा सकते हो इसको, अब लॉ आ चुके हैं, स्टैट्यूट आ चुके हैं। अगर स्टैट्यूट में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये नहीं होगा, ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तब अप्लाई होगा, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसमें होगा, तो उसमें होगा, तो उस एक्ट के अंदर होगा ये। हाँ तभी, हाँ इसीलिए अगर एक्ट में है तब होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो रूल ऑफ दाम आप सीधा नहीं लगा सकते, आप एक्ट लगा रहे हो, स्टैट्यूट लगा रहे हो, आप ये रूल नहीं लगा रहे हो। सपोज किसी भी स्टेट एक्ट का उठा लो जहां पर ऐसी बात नहीं है, तो वहां पर आप ये रूल नहीं लगा सकते हो। तो ये बोला गया है कि भाई रूल ऑफ दामदुपत जो है वो नहीं लगता है, ये हम लोग हिंदू लॉ में भी पढ़ते हैं कि नहीं लगता है, सिविल सूट में नहीं लगा सकते, आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, लिखना है तो एक चीज लिख लो, आप अगर लिखना चाहें तो प्लीज लिख लीजिए रूल ऑफ दामदुपत के बारे में कि भाई सेक्शन 34 इज बेस्ड अपॉन रूल ऑफ दामदुपत, लिख लो चाहे। ठीक है, लिख भी लो, चलो रूल ऑफ दामदुपत लिख लो, एक लाइन दो लाइन क्या फर्क पड़ता है। सेक्शन 34 इज बेस्ड अपॉन रूल ऑफ दामदुपत। केस लो मेरे को याद दिला देना ना, अगली क्लास में मैं आपको केस लो पहली बात तो मेरे को याद ही रहेगा, मैं दिलाई लिखवा दूंगा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। लिख लो, सेक्शन 34 इज बेस्ड अपॉन रूल ऑफ दामदुपत। स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मेरे को कंफर्म नहीं है। रूल ऑफ दामदुपत फुल स्टॉप, द रूल ऑफ दामदुपत, द रूल ऑफ दामदुपत provides that interest cannot exceed the principal amount, interest cannot exceed the principal amount, interest cannot exceed the principal amount। अब वो एक ही बात हो गई ना, जैसे ये कह रहे हैं कि भैया 50 रुपए तो मूल हो गया, ठीक है, अब आप मैक्सिमम 50 रुपए ब्याज ले सकते हो, हालांकि दामदुपट तो बोलते हैं 50 भी नहीं, 49। तो टोटल कितना हो गया, 99 ना। तो ये कहता है भैया 50 रुपए तो मूल है ही है, वो तो तुम लोगे ही लोगे, ब्याज जो है मूल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं बहुत सिंपल रखूं, अभी अपने इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ब्याज इतना हो सकता है मैक्सिमम। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो आप जो बोल रहे हैं, आप मूल और ब्याज दोनों को जोड़ के बोल रहे हैं। रूल जो है वो ये बोलता है कि जो ब्याज है वो इस प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है, ब्याज इस प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा, ब्याज मैक्सिमम 50 हो सकती है, ये अपना रूल बोलता है। पर सेक्शन 34 नहीं बोलता, वो ऐसी बातें नहीं बोलता, वो कहता भैया कोर्ट की इच्छा है। हाँ अगर कोई स्टैट्यूट है कहीं ऐसा है जहां पर ये चीजें मना है तो अलग बात है, अदरवाइज कोर्ट बाउंड नहीं है। रूल ऑफ दामदुपट सिविल लॉ में, सिविल सूट्स में नहीं लगता है, कोर्ट बाउंड नहीं है उस रूल को। ठीक है, हाँ सिविल सूट एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है, जो पूरी जो जजमेंट है वो ये है कि भैया
जो रूल ऑफ डामडुपट है उसको ओवर रूल कर मतलब उसकी जगह स्टैट्यूट आ चुके हैं, जो ये नहीं जैसे अभी बात हुई गुजरात के अंदर है बॉम्बे मनी, जो मनी लेंडर्स एक्ट है हर स्टेट के हैं, लगभग हर स्टेट के हैं, कर्नाटका के भी हैं, मद्रास के भी हैं, लगभग हर स्टेट के हैं। हाँ, ठीक है। तो हर स्टेट के मनी लेंडर्स एक्ट है लगभग, ऐसा नहीं जैसे राजस्थान में नहीं है, ठीक है। तो हर स्टेट के लगभग मनी लेंडर्स एक्ट है। अब मान लो एनबीएफसीज आ गई, नहीं बैंकिंग फाइनेंस आ गए हैं, नॉट प्रॉपर बैंक्स बट सम फाइनेंस कंपनीज आ गई हैं, तो उनकी भी बात कर लो चाहे। तो उस केस में एक आ गया था, मैं केस लिखवा दूंगा, उस केस में एक आ गया था कि भैया ऐसा है कि अब स्टैट्यूट्स आ चुके हैं, लॉ बन चुका है इन चीजों को लेकर, तो अब ब्याज कितना होगा वो लॉ पे डिसाइड होगा, अब ये रूल नहीं चल सकता। अगर वो जो लॉ है वो कह रहा है कि ब्याज ब्याज जो है मूल से ज्यादा नहीं हो सकता, विच मीन्स अगर जो लॉ है वो लॉ अगर रूल को लगा रहा है तो लगेगा, पर अगर लॉ जो है वो रूल को नहीं लगा रहा, लॉ रूल के बारे में बात ही नहीं कर रहा, हम रूल नहीं लगाएंगे, हम खुद से रूल नहीं लगाएंगे कि रूल लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर किसी भी स्टैट्यूट में कानून में लिखा हुआ है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल देते हैं कि भैया रूल ऑफ डामडुपट अब नहीं लगता है, रीजन अब स्टैट्यूट्स आ गए, लॉ आ गया है, लॉ के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होता है, इस रूल के हिसाब से अब नहीं होता है। अगर लॉ में इस रूल को फॉलो किया गया है तो ये रूल अपने आप लग जाएगा, नहीं किया गया तो नहीं। तो अगर इनडायरेक्टली बात करें तो यही हो गया कि भैया फॉलो तो आप एट द एंड लॉ ही कर रहे हो, अगर लॉ इस रूल को मान रही है तो लग रहा है, नहीं तो नहीं लग रहा। तो देखा जाए तो मेन तो लॉ ही है ना, तो हम ऐसा बोलते हैं कि भैया अब रूल नहीं लगता, अब लॉ लगता है, स्टैट्यूट लगता है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख लो, सेक्शन 34 इज बेस्ड अपॉन रूल ऑफ डामडुपट। रूल ऑफ डामडुपट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड द प्रिंसिपल अमाउंट बट इट डज नॉट अप्लाई इन सिविल सूट। मतलब अब ये एप्लीकेबल नहीं है ये रूल, बट इट डज नॉट अप्लाई इन सिविल सूट। हाँ जी, the amount of interest cannot exceed the amount, sorry, the amount of interest cannot exceed principal amount, the amount of interest cannot exceed principal amount. the amount of interest cannot exceed principal amount बताना ना जब लिख लेना। ठीक है, तो लिख दिया, रूल ऑफ दामदुपत बोलता है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड प्रिंसिपल अमाउंट, और लिख देना भैया ये रूल अब नहीं लगता है, अब ये रूल नहीं लगता है, अब जो है हम लोग क्या नाम है अपना कानून को ही फॉलो करते हैं। हाँ जी, सिविल सूट, सीपीसी नहीं, सिविल सूट्स, इट डज नॉट अप्लाई इन सिविल सूट्स, सीपीसी नहीं, सिविल सूट्स, इट डज नॉट अप्लाई इन सिविल सूट्स। बताना जब लिख लेना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। हाँ जी, हाँ मतलब कोर्ट जितना अमाउंट कैलकुलेट करेगी कोर्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा सकता है ना। सेक्शन 34 सिर्फ बस कोस्ट, सेक्शन 34 बोलता है भैया ब्याज कोस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाते हम, सेक्शन 34 उसमें नहीं फॉलो होता, बाकी तो लग ही सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेक्शन 34 बोलता है कि कोर्ट अगर डिक्री के अंदर कोई भी पैसा अमाउंट बोल रही है, कंपेंसेशन के तौर पर, डैमेजेस के तौर पर, पैसे के तौर पर, कुछ भी बोल रही है, तो उस पर ब्याज दिलवा सकती है। कैसे दिलवा सकती है, कितना दिलवा सकती है, वो अपने ने पढ़ा। फर्स्ट और सेकंड में भी यही लगता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सेक्शन 11, हाँ 11 सीपीसी का
आप उठाइए एक्सप्लेनेशन 5 है ना, 4 कंस्ट्रक्टिव 5 कि सीधा बोलता है वो कि भैया अगर कोई भी रिलीफ आपको डिक्री में नहीं दी गई है तो मान के चलिए आपको वो रिलीफ कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी। सिंपल रूल होता है। नहीं, आपको आपने कोई भी कोर्ट से रिलीफ मांगी और कोर्ट ने नहीं दी, दैट मीन्स नहीं दी, बात खत्म। कोर्ट ने अगर डिक्री के अंदर किसी भी चीज का मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स कोर्ट ने वो रिलीफ, वो डिक्री या वो सॉरी वो रिलीफ आपकी रिफ्यूज कर दी, बस इतना ही रूल ही सिंपल है डिक्री के अंदर, है ना। वो तो ठीक है, सेक्शन 34 में लिखा नहीं तो इसीलिए अपने ने लिखवाया भी नहीं, बट एक्चुअली में यही चलता है जी। अब और कोई भी डाउट? हाँ जी। कोस्ट के कौन से, कोस्ट वाले? हाँ,